So this session is actually about the cyber awareness, जो कंप्यूटर और मोबाइल और जो आजकल के पेरेंट्स की कंप्लेन है। आजकल क्या मुझे लगता है काफी समय से लोगों की कंप्लेन है कि हमारे बच्चे जो है वो हमेशा मोबाइल से चिपके रहते हैं, हमेशा इंटरनेट पे रहते हैं और जब देखो तब वो गिटर पिटर करते रहते हैं। और ये प्रॉब्लम तो मेरी मदर की भी है। मैं इतनी बड़ी हूँ लेकिन फिर भी उनसे डांट खाती हूँ कि हमेशा फोन पे रहती है और हमेशा फोन पे जो है वो या तो चैट होती रहती है या फोन चलता रहता है। तो आज के इस सेशन में जो अगला 1 घंटा हम लोग बात करेंगे, इस सेशन में हमारा मेन फोकस है कि क्यों आजकल के बच्चे या इवन बड़े भी इतना ज्यादा जो है वो फोन या स्मार्टफोन या इंटरनेट के तरफ जो है वो एडिक्टेड होते जा रहे हैं। क्या रीजन है कि हम अपने आप को फोन से दूर नहीं रख पाते? ठीक है, तो इस सेशन को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड करा है। पहला पार्ट होगा कि क्या रीजन है जो बच्चे या बड़े या कोई भी फोन से इतना ज्यादा इफेक्टेड हो गए हैं, यहाँ तक कि हम एडिक्शन तक भी इस चीज में चले गए हैं। और दूसरा पार्ट इसमें डील होगा कि जो इस तरह का एडिक्शन है, अगर हम इसको एडिक्शन कहते हैं, तो इस तरह का जो फोन के साथ में हमारा बहुत ज्यादा बॉन्डिंग होती जा रही है, उसके हार्म क्या है, उससे हमें किस किस तरह की तकलीफें हो सकती हैं। और तीसरा पार्ट कि इससे बचाव कैसे किया जा सकता है। सो आई नो कि 90% पेरेंट्स जो है वो थर्ड वाले पार्ट के लिए ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं कि हमें पता है कि हमारे बच्चे बहुत फोन से एडिक्टेड हैं, हमारे पता है कि हमारे बच्चे बहुत ज्यादा फोन यूज करते हैं। तो आप हमें जरा ये बता दीजिए कि हम कैसे इससे बचाव करें या कैसे बच्चों को फोन से दूर करें। लेकिन लेट मी टेल यू वन थिंग कि जब तक हम कॉज के बारे में बात नहीं करेंगे, जब तक हम कारण नहीं समझेंगे, तब तक इसको पूरी तरह से हम कंट्रोल में नहीं ला पाएंगे। तो जैसे कि हर सेशन में मैं हमेशा रिपीट करती हूँ कि अगर कहीं कुछ हो रहा है तो उसका एक कॉज जरूर होता है। कहीं कोई इफेक्ट हो रहा है, जैसे ये जो फोन पे काफी देर तक रहना है या सोशल मीडिया की अलग अलग चीजों को यूज करना है, तो ये एक इफेक्ट है। अगर ये एक इफेक्ट है तो इसका कॉज भी कहीं ना कहीं जरूर होगा। इस पूरे के पूरे ब्रह्मांड में, कंप्लीट यूनिवर्स में कोई भी ऐसी चीज नहीं होती जिसका कोई कारण नहीं होता। यहाँ तक कि पेड़ से अगर पौधा भी, पत्ता भी अगर टूट के गिर रहा है तो उसका एक कारण है, या तो उसकी एज पूरी हो चुकी है या बहुत जोर से आंधी आई है जिससे वो अपने आप को बचाव नहीं कर पाया है। तो जहां पे भी कोई कारण, जहां पे भी कोई इफेक्ट हो रहा है, उसका एक कॉज जरूर होता है। तो अगर इफेक्ट ये है कि हमारे बच्चे या हम खुद फोन पे बहुत ज्यादा फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसका कहीं ना कहीं एक कारण जरूर है। तो इस कारण को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तीसरे पार्ट पे जंप करने की बजाय हम पहले इस बात को समझेंगे कि इनका कारण क्या है। तो मोबाइल, साइबर, इंटरनेट, स्मार्टफोन, जिस भी तरीके से आप इसको वर्ड को यूज करें, बेसिकली इससे आपके जुड़ाव के 3 मेन कारण होते हैं। पहला कारण सोशल कारण है। ये कौन सा कारण होता है? सोशल कारण वो कारण होता है, अब मैं आप लोगों से एक मतलब अनुरोध करूंगी कि फोन के एडिक्शन को थोड़ा बहुत अल्कोहल के एडिक्शन के साथ में जोड़िए। जो शराब का एडिक्शन होता है, शराब की जो लत होती है, उससे थोड़ा बहुत उसको जोड़ने की कोशिश करिए, तो आपको चीजें बहुत क्लैरिटी के साथ समझ में आएंगी। तो सोशल कॉज क्या होता है? सोशल कॉज होता है, जैसे अगर हम शराब की बात करते हैं, क्यों आदमी को शराब की लत पड़ती है, कैसे पड़ती है? या तो उसके सामने इस तरह की सिचुएशंस होती हैं, वो ऐसे ग्रुप में बैठता है जहाँ के उनके दोस्त जो है वो बहुत ज्यादा शराब का सेवन करते हैं, बहुत ज्यादा शराब को यूज करते हैं। या फिर उसके पास शराब पीने की हर वो सहूलियत होती है, जैसे वो पब में जा सकता है, या उसके पास इतना पैसा है कि वो बड़ी बड़ी ड्रिंक की बॉटल्स खरीद सकता है। तो ये सोशल कारण होते हैं, या उनके दोस्त उनको खींच के ले जाते हैं ऐसी पार्टीज में, ऐसे जगहों पे जहाँ पे वो एक्सपोज्ड होते हैं शराब के टुवर्ड्स। सेम यही चीज हमारे साथ फोन पे होती है। जब हम एज अ पेरेंट अपने बच्चों को समय से पहले, ये समय कौन निर्धारित करेगा ये हम बाद में बात करेंगे, बट समय से पहले जब हम अपने बच्चों को इस तरह के गैजेट्स प्रोवाइड करते हैं, उनको उनको और ज्यादा इनकरेज करते हैं कि वो अपने फोन में इस तरह के एप्स डाउनलोड करें, या कभी ना कभी आपको सिखाएं, या किसी भी तरीके से जब हम उनको इस तरह का एक्सपोजर देते हैं, तो वो सोशल कॉज हो जाता है, वो ट्रिगर की तरह काम करता है कि बच्चा इसके टुवर्ड्स एडिक्ट होता है। और ये अकेला सोशल कॉज नहीं होता, कई ऐसे भी पेरेंट्स होते हैं जो ये कहते हैं कि हम तो नहीं देना चाहते थे, लेकिन हमारे बच्चों को ये रहता है कि हमारे दोस्तों के पास फोन है, वो आईफोन यूज कर रहे हैं, या वो
सोशल स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं, मैं क्यों बेसिक फोन यूज करूं। तो इस तरह का जो पीयर प्रेशर होता है, उस पीयर प्रेशर की वजह से भी हमें बच्चों को फोन देना पड़ता है। तो ये सारे कारण जो होते हैं वो सोशल कॉज होता है। सामाजिक तौर पे आप उसको रोक नहीं सकते, बच्चों की इस एक्सपोजर को आप रोक नहीं पाते हैं। आजकल पढ़ाई भी ऑनलाइन हो गई है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि बच्चा हाथ में फोन ले और सिर्फ पढ़ाई की चीज करे और कुछ करे ना, ये पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह से ये सोशल कॉज, सोशल कारण होते हैं, सामाजिक कारण होते हैं जो हम बच्चों को इस तरह का एक्सपोजर देते हैं, जो बाद में एडिक्शन या बाद में उनको एक लत लगाने के लिए काफी होता है। तो पहला कारण तो हो गया हमारे सामाजिक कारण। दूसरा कारण जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसके बारे में हम में से शायद ही बहुत कम लोग इस बारे में जानते हैं, वो कारण होता है हमारे शरीर की संरचना, जिसके बारे में मुझे नहीं लगता है कि हम इतने अवेयर हैं। क्या है ये शारीरिक संरचना? क्या है ये शरीर का ऐसी बनावट या शरीर की ऐसी इस तरह की जो फंक्शनैलिटी या वर्किंग होती है, जो बच्चों को फोन या इंटरनेट या सोशल मीडिया के टुवर्ड्स अट्रैक्ट करती है। आप में से काफी लोग जानते हैं कि हमारे शरीर की जो 5 ज्ञानेंद्रियां काम करती हैं, हमारी आंखें हैं, कान है, हमारी जीभ है, हमारी नाक है और हमारी जो त्वचा है, जो पांचों ज्ञानेंद्रियां हमारी काम करती हैं। तो जब भी हम इस ज्ञानेंद्रियों के प्रयोग से कोई चीज, जैसे सपोज अगर आपने अपना हाथ एक बहुत ही गर्म तवे पे रखा है, तो क्या होता है, ये एक बेसिक सी छोटे बचपन की बातें हैं कि जब हम अपना हाथ तवे पे रखते हैं तो एक रिफ्लेक्स तुरंत डेवलप होता है, एक सिग्नल आपकी बॉडी में, आपके ब्रेन तक जाता है कि आपने किसी बहुत ही गर्म चीज पे उंगली रख दी, और ये सिग्नल आपके ब्रेन पे जाता है और ब्रेन वापस आपके मसल्स को, आपके शरीर के अंगों को ये सिग्नल देता है कि अपना हाथ वहां से हटाओ। और ये सारी चीजें माइक्रो सेकेंड में होती हैं। माइक्रो सेकेंड में आपके दिमाग में ये सिग्नल आ जाता है कि आपको अपना हाथ यहाँ से हटाना है। लेकिन ये जो सिग्नल का ट्रांसफर होता है, ये जो सिग्नल जाते हैं, वो सिग्नल कोई बिजली के तार में बहने वाले करंट की तरह नहीं जाते। हमारी बॉडी में कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो केमिकल इस तरह की इंफॉर्मेशन को आपके ज्ञानेंद्रियों से लेते हैं, ब्रेन तक पहुंचाते हैं, ब्रेन से लेते हैं, मसल्स तक पहुंचाते हैं। और ये केमिकल्स केवल ट्रांसमिशन का ही काम नहीं करते, ये केमिकल्स आपके शरीर में होने वाली और भी भावनात्मक, साइकोलॉजिकल, आपके इमोशंस को भी ड्राइव करते हैं। इसमें एक बहुत बड़ा केमिकल काम करता है जिसको हम बोलते हैं डोपामाइन। शायद आप लोगों ने नाम सुना हो। डोपामाइन करके एक केमिकल होता है, डोपामाइन नाम से एक केमिकल होता है। उसके अलावा कुछ और केमिकल्स होते हैं, लाइक सेरोटोनिन केमिकल होता है। कुछ केमिकल्स हमारी बॉडी में होते हैं जो प्लेजर केमिकल्स कहलाते हैं। इसको हम हैप्पी केमिकल्स भी कहते हैं। इन केमिकल्स का काम ही यही होता है कि वो आपके मूड को अच्छा रखें, खुशी फील कराते हैं। इस तरह के केमिकल्स ये आपकी बॉडी में खुद ही जनरेट होते हैं, हम कहीं बाहर से इसका इंजेक्शन नहीं लेते हैं। ये वो केमिकल्स होते हैं जब आपकी बॉडी में ये जनरेट होते हैं तो आपको खुशी की फीलिंग होती है, आपको अच्छी फीलिंग होती है, यू फील गुड, आप बहुत एक्साइटेड फील करते हैं, जिसको हम बोलते हैं बहुत हाई फील करते हैं। और ये कभी, ये जरूरी नहीं है कि केवल फोन के समय हो, कोई भी आप ऐसी हरकत करते हैं, कोई भी ऐसी एक्टिविटी करते हैं जिससे आपको अच्छा लगता है, तो वो अच्छा लगने वाली जो प्रक्रिया है वो इसलिए होती है क्योंकि आपकी बॉडी में उस काम को करते समय डोपामाइन डेवलप होता है। किसी को डांस में इंटरेस्ट है तो जब वो डांस करता है तो उसकी बॉडी में डोपामाइन डेवलप होता है। किसी को स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट है, एक मिनट, तो जब वो स्पोर्ट्स खेलता है, जब वो किसी तरह का खेल खेलता है, तो वो डोपामाइन उसकी बॉडी में डेवलप होता है और उसको वो बहुत अच्छी वाली फीलिंग आती है। कोई पेंटिंग करता है, कोई डांसिंग करता है, कोई सिंगिंग करता है, अलग अलग तरीके से, कोई मेडिटेशन करता है, कोई वॉक पे जाता है, कोई बहुत लंबी सैर करता है। बहुत सारे लोगों को ट्रैवलिंग का शौक होता है। तो ये जो शौक होते हैं, ये शौक जब आप अपने पूरे करते हैं, तब इनसे एक केमिकल डेवलप होता है बॉडी में, डोपामाइन या सेरोटोनिन, जो आपको बहुत अच्छी वाली फीलिंग देता है। अब मेरा क्वेश्चन है कि अगर मैं आपको ये बोलूं कि आपको रोज सुबह उठ के आधा घंटा योगा करना है, जो एक्चुअली में आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है, और उससे आपको ये, आपकी बॉडी के अंदर ये डोपामिन डेवलप होगा, और इसकी जगह मैं आपको ये बोलूं कि आप फोन हाथ में लो
और हाथ में फोन लेके आप कुछ ऐसा देखो जो आपको बैठे बैठे आपकी बॉडी में डोपामिन डेवलप हो रहा है, तो आप क्या करना पसंद करेंगे? एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि वो कम मेहनत करके ज्यादा पाना चाहता है। तो जिस चीज के लिए जो आप आधा घंटा योगा करते हो या डांस करते हो या गाना गाते हो, उन सब की बजाय अगर आपके हाथ में एक ऐसा फोन दे दिया जाए, एक ऐसी मशीन दे दी जाए जिसमें आपको कुछ नहीं करना है, लेकिन आपको उतनी ही अच्छी वाली फीलिंग आ रही है, तो ऑब्वियसली आप सभी लोग फोन की तरफ, हम सभी लोग फोन की तरफ मूव होते हैं। तो ये होता है हमारा सेकेंड कारण, जिसको हम बॉडी के केमिकल चेंजेस भी कहते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में वो गुड वाला फैक्टर डेवलप होता है, वो गुड फीलिंग डेवलप होती है, और धीरे धीरे इस फीलिंग के टुवर्ड्स हम इतने ज्यादा आसक्त हो जाते हैं, उसके अंडर में इतना ज्यादा बन जाते हैं कि वो धीरे धीरे हमारी आदत बन जाती है। आप में से बहुत से लोग जानते होंगे कि जो जिम वगैरह जाने के बहुत शौकीन होते हैं, वो अगर 2 दिन भी जिम नहीं जाते हैं तो उनका मूड बहुत अपसेट होना शुरू हो जाता है। या जो किसी भी तरह की कलात्मक चीजों में रहते हैं और उनको थोड़े दिनों तक उन सब चीजों से दूर कर दिया जाए तो वो बहुत डिप्रेसिव फील करना शुरू कर देते हैं। तो वो इसी वजह से होता है कि आपकी बॉडी में इन कारणों की वजह से जो डेवलप होने वाला केमिकल है उसकी मात्रा कम हो जाती है, और जब आपके शरीर में डोपामाइन, सेरोटोनिन जैसे केमिकल्स कम होने लगते हैं तो आप बहुत ज्यादा डिप्रेसिव फील करना शुरू कर देते हैं। और जब आपके अंदर वो डिप्रेशन की फीलिंग आती है तब आप और ज्यादा चाहते हो कि मैं इस तरह की चीजों में जाऊं, इस तरह की कोई एक्टिविटी करूं जिससे मेरे अंदर वो खुशी वाली फीलिंग डेवलप हो। तो ये एक तरह की विशियस साइकिल होती है जिसके अंदर हम एंटर करते हैं। हमारे अंदर इस तरह की केमिकल्स की जब क्राइसिस होती है, एक शरीर में, बच्चे के शरीर में जब डोपामाइन जैसे केमिकल कम हो जाते हैं, तब फिर बच्चे इस तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना पसंद करते हैं जो उनको खुशी दे। और जब उनके अंदर इस तरह की चीजें, इस तरह की एक्टिविटी करके एक खुशी डेवलप होती है, ये केमिकल डेवलप होता है, तो जब वो इस एक्टिविटी से दूर होते हैं थोड़े समय के लिए, फिर से डोपामिन लेवल कम हो जाता है और फिर उनके अंदर एक चिड़चिड़ाहट, एक डिप्रेशन, एक गुस्सा आना शुरू होता है, और फिर वो फिर उस तरह की एक्टिविटी के टुवर्ड्स भागते हैं। जैसे एक शराब पीने वाला जिसको शराब की लत होती है, जब आप थोड़े समय के लिए उससे शराब दूर कर दीजिए, उसको समझ में नहीं आएगा कि वो क्या करे, वो डिसीजंस नहीं ले सकेगा, उसके अंदर एक बहुत ही मतलब कंफ्यूजन वाली स्थिति में वो चला जाता है, और वो भागता है, वो कोशिश करता है कि उसको कहीं से थोड़ी सी ड्रिंक मिल जाए, और जब वो ड्रिंक ले लेता है तो फिर से वो नॉर्मल सिचुएशन में आ जाता है, फिर से वो अपने काम करने में मशगूल हो जाता है। यही चीज होती है डोपामिन के साथ। तो ये विशियस साइकिल है, आपकी बॉडी में डोपामिन कम हुआ, कम होने से आप ऐसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट आपने करना शुरू किया जो आपको प्लेजर देता है, और उस प्लेजर के मिलते ही आपकी बॉडी में डोपामिन बढ़ जाता है। बढ़ने के बाद में आप और ज्यादा वो एक्टिविटी करते हैं, और कुछ समय के लिए अगर आपको उससे हटा दिया जाए तो आपका डोपामिन कम हो जाता है और आप फिर से वापस बायस्ड हो जाते हैं कि आप इस तरह की एक्टिविटी के टूवर्ड्स भागी। तो ये दूसरा कारण होता है, बायोकेमिकल कारण, जिसकी वजह से हमारे बच्चे, हम, कोई भी फोन या इस तरह के गैजेट्स के टुवर्ड्स अट्रैक्ट होते हैं। पहला सोशल कारण था, दूसरा हमारा बॉडी का खुद का केमिकल कारण। तीसरा कारण है हमारी साइकोलॉजिकल कारण। अब ये साइकोलॉजिकल कारण क्या होते हैं? जो ये गुड फीलिंग वाली जो बात हम अब इतनी देर से, हम पिछले 10 मिनट से कर रहे थे कि फीलिंग गुड वाला जो फैक्टर है, ये फीलिंग गुड वाला फैक्टर आता कहाँ से है? क्या ऐसे रीजंस होते हैं? आप लोगों में से काफी लोग इस बात को मानते होंगे कि जो सेल्फी का जो डिसऑर्डर आजकल डेवलप हो रहा है, वो स्पेशली एक एज स्पेसिफिक में डेवलप होता है। ज्यादातर जो टीन एज बच्चे होते हैं, जो एडोलेसेंट वाले बच्चे होते हैं, उनमें ये सेल्फी का जो डिसऑर्डर है, जो सेल्फी लेने के टुवर्ड्स उनकी जो बहुत ज्यादा वो इसके टुवर्ड्स आसक्त होते हैं, वो फीलिंग टीनेजर्स में ज्यादा पाई जाती है। ऐसा क्यों? ऐसा नहीं है कि टीनेजर्स के पास कुछ काम नहीं होता है, ऐसा नहीं है कि टीनेज में वो सबसे ज्यादा सुंदर दिखते हैं, ऐसा नहीं है कि टीनेज में नया नया फोन मिलता है इसके लिए वो ऐसा करते हैं। इसमें से कोई कारण सही नहीं। इसका सही कारण ये है कि एडोलेसेंस वो एज होती है जिस एज में हर बच्चा अपना एक सेल्फ एस्टीम डेवलप करता है, अपनी एक आइडेंटिटी डेवलप करने के मोड में रहता है। तो जो एडोलेसेंस वाली एज होती है, जो 13-14 साल से शुरू होकर 17-18 साल तक की एज होती है, उस एज में सेल्फ आइडेंटिटी बननी शुरू होती है। और वही एज होती है कि अगर बच्चा सेल्फ क्राइसिस में चला गया,
यानी उसको ऐसा लगना शुरू हो गया कि कोई मुझे पसंद नहीं करता है, सब मेरे विचारों को, मेरे जो भी थॉट्स हैं उनको अलग कर देते हैं, कोई मुझे समझता नहीं है, यहाँ पे घर में कोई ऐसा नहीं है जो मेरी फीलिंग्स को समझे। तब इस तरह की आइडेंटिटी क्राइसिस और सेल्फ क्राइसिस में बच्चा जाने लगता है। तो ये वो समय होता है जब वो इस तरह की फीलिंग्स को बाहर कहीं ढूंढने की कोशिश करता है। और स्पेशली जो सेल्फी डिसऑर्डर से जो पीड़ित बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपनी सेल्फी खींचते हैं और उनमें से कुछ शायद सेल्फी खींच के फोन तक सीमित रखते हैं और कुछ उस सेल्फी को तुरंत सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं। क्यों पोस्ट करते हैं? वो सोशल मीडिया पे इसलिए पोस्ट करते हैं ताकि उस पे उनको लाइक्स मिले, कमेंट्स मिले। और ये लाइक या ये जो कमेंट उनको सोशल मीडिया से मिलते हैं उनकी खुद की सेल्फी के लिए, जो उनको प्रेज दिया जाता है वहां पे, ये उनके सेल्फ एस्टीम को जिंदा रखने के लिए या सेल्फ एस्टीम को डेवलप करने का काम करते हैं। तो ये होते हैं हमारे साइकोलॉजिकल कारण। केवल सेल्फ एस्टीम ही नहीं होता, कई बार आप देखेंगे कि बच्चे जो है वो इस तरह के गेम्स में ज्यादा पार्टिसिपेट करते हैं जिन गेम्स में बहुत सारे लेवल्स होते हैं। एक लेवल क्रॉस किया, दूसरे लेवल पे गए, दूसरा लेवल क्रॉस किया, तीसरे लेवल पे गए, जहाँ पे एडवेंचर होता है, जहाँ पे बहुत ज्यादा आप ये कह सकते हो कि टोकन्स मिलते हैं। अगर आपने एक गेम पार कर लिया तो आपको 4000 टोकन्स मिलते हैं। इस तरह का जो रिन्फोर्समेंट मिलता है, जो टोकन मिलता है बच्चों को, ये भी एक ट्रिगर का फैक्टर होता है। शायद ऐसे बच्चों को उनके आसपास उनके घर में उतनी तवज्जो नहीं मिलती या उनको उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती, इसके लिए वो अपनी इस इंपॉर्टेंस को सोशल मीडिया पे प्रेजेंट करते हैं या ऑनलाइन गेम्स के माध्यम से वहां पे रखते हैं। तो हमने बात करी कि क्या कारण होते हैं कि बच्चे या बड़े कोई भी फोन या सोशल मीडिया या इंटरनेट, यहाँ पे हम जब साइबर की बात करते हैं तो साइबर का मतलब पूरा इंटरनेट, सोशल मीडिया, फोन, तीनों बातें इसमें मिली हुई होती हैं। कहीं पे मैं स्मार्टफोन वर्ड का यूज करूंगी, कहीं इंटरनेट, कहीं पे सोशल मीडिया। मतलब वही है कि जब हम साइबर से कनेक्टेड होते हैं तो उसके रीजंस तीन होते हैं। पहला, सोशल कॉज, जहाँ पे हम बच्चे को सहूलियत देते हैं कि वो फोन यूज करे या उस तरह का एक्सपोजर हम खुद से देते हैं। सेकेंड, वो उनके अंदर जो केमिकल चेंजेस होते हैं, जो डोपामिन या सेरोटोनिन टाइप के जो केमिकल्स जो कम होने लगते हैं, वो इसको बढ़ाने के लिए, सेल्फ प्लेजर फीलिंग के लिए इस तरह के गेम्स या इस तरह की चीजों में जाते हैं। और तीसरा, साइकोलॉजिकल रीजंस, जहाँ पे बच्चा सेटिस्फाई फील नहीं करता और इस तरह के सेटिस्फैक्शन के लिए वो इंटरनेट का सहारा लेता है। अब जब हम कारणों की बात करते हैं तो उसके बाद सेकेंड फैक्टर हमारा डेवलप होता है कि इससे हमें हार्म क्या क्या होता है, क्या नुकसान पहुंचता है। आमतौर पे नुकसान की जब बात आती है तो माओ का सबसे बड़ा कंसर्न ये होता है कि हमारा बच्चा फोन पे ज्यादा रहता है, तो इसका मतलब है कि वो पढ़ाई पे इतना ध्यान नहीं देता है। अगर वो इतने टाइम फोन पे रहेगा तो वो पढ़ाई कैसे करेगा, उसका फोकस खत्म हो रहा है। बार बार हम उसके नंबर्स को उसके मोबाइल के जितने घंटे वो टाइम फोन पे स्पेंड करता है उससे कोरिलेट करते हैं। हम इसके आगे शायद कुछ सोच नहीं पाते। दो तीन चीजें ही हमारे दिमाग में आती हैं। पहला रीजन कि आंखें खराब हो जाएंगी। दूसरा, अगर बच्चे ने सर में दर्द की भी शिकायत कर दी तो उसको लिंक करते हैं कि तुम फोन पे इतना रहते हो इसलिए तुम्हारा सर दुखता है। ये हम सभी करते हैं, मेरी माँ भी मेरे लिए अभी तक यही बात कहती है। तो ये हम सभी करते हैं। तो कोई भी परेशानी हमारी लाइफ में आती है हम उसको फोन से कनेक्ट करना शुरू कर देते हैं कि देखा इसी वजह से ऐसा हो रहा है, तुम चिड़चिड़ा रहे हो, तुम फोन पे ज्यादा रहते हो इसलिए होता है। कारण बहुत सारे सही भी हैं, जो बोला जाता है वो सही भी बोला जाता है। लेकिन जो हानि, जो तकलीफें मैं आपको अभी यहाँ पे बताऊंगी वो इससे कहीं 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 ज्यादा आगे। सबसे बड़ी हानि जो फोन के, साइबर के, इंटरनेट के एडिक्शन से होती है वो होती है अननोइंगली हमारी अलग अलग तरीके की पर्सनालिटीज डेवलप होना शुरू हो जाती है। हमें पता भी नहीं चलता कि हम किस तरह की पर्सनालिटी में एंटर कर रहे हैं। आप सभी आजकल व्हाट्सएप वगैरह पे सभी एक्टिव रहते हैं। आपने देखा होगा कि व्हाट्सएप पे कई तरह के लोग होते हैं जो अलग अलग तरीके की पोस्ट डालते हैं। एज अ साइकोलॉजिस्ट जब हम लोग इस तरह की पोस्ट को रिव्यू करते हैं या टेक्स्ट एनालिसिस करते हैं, तो अब ये थोड़ी सी छोटी सी एनालिसिस आप लोग अपने आसपास करिएगा। कई बार आप देखते हो कि ग्रुप में हम लोग कोई बात कर रहे हैं, आपस में कोई एक डिस्कशन चल रहा है, चैटिंग चल रही है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो उसमें बीच में अपनी एक फोटो डाल देते हैं। दे आर लीस्ट बॉदर्ड कि ग्रुप में क्या डिस्कशन चल रहा है, दे आर लीस्ट बॉदर्ड कि ग्रुप में किस तरह की बातें चल रही हैं, कोई चैट चल रही है, उनको इस बात से कोई लेना देना नहीं।
वो अपना काम करके निकल जाते हैं, वो अपनी एक फोटो उसमें डाल देते हैं और वो वहां से निकल जाते हैं। जो इस तरह के लोग करते हैं, इस तरह की जो उनकी हैबिट्स रहती हैं, गलत सही की हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ टाइप ऑफ पर्सनालिटीज की बात करेंगे। जो इस तरह के लोग हरकत करते हैं वो कहीं ना कहीं एक बहुत डोमिनेटिंग पर्सनालिटी को लेते जाते हैं, जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कहाँ क्या हो रहा है, उन्होंने अपना काम किया और वो बॉदर भी नहीं होते कि पीछे उसके बारे में क्या बोला गया क्या नहीं बोला गया, वो वहां से निकल जाते हैं। और आपको जान के शायद आपको पता हो, लेकिन जान के आश्चर्य भी हो सकता है कि इंटरनेट पे दूसरों की पोस्ट पढ़ के जिस तरीके का डिप्रेशन लोगों में डेवलप होता जा रहा है, वो डिप्रेशन के बारे में आप सोच भी नहीं सकते। जब हम अपने कपल फोटोग्राफ्स डालते हैं इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे डालते हैं, एक कडल की बहुत क्यूट सी फोटो अपने हस्बैंड या अपनी वाइफ के साथ डालते हैं, ऐसे बहुत सारे कपल्स हैं जिनके बीच में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है लेकिन वो इतने एक्सप्रेसिव नहीं है। जब वो इस तरह की पोस्ट देखते हैं तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में एक डिप्रेशन आता है कि हम ऐसा नहीं कर पाते। अभी लॉकडाउन में लोगों ने बहुत तरह के डिशेस और क्या क्या नहीं बना के इंटरनेट पे डाला, ध्यान भी नहीं दिया कि उसकी वजह से कई ऐसे परिवार जहां पे ये सुख सुविधाएं नहीं थी, उनके मन में किस तरह की ग्लानि डेवलप हुई होगी। जब एक फ्रेंड अपने ग्रुप में ये डालता है कि आज तो मेरी माँ ने मोमोज घर में बनाए, तो वो फ्रेंड जिसके घर में उसकी माँ किसी कारण की वजह से मोमोज नहीं बना पाती है, कहीं ना कहीं एक बच्चे के अंदर एक एक कंपटीशन, एक जेलस, कहीं एक डिप्रेशन, सब डेवलप होता है और हमें पता भी नहीं चलता कि वो हमारे अंदर किस तरह से डेवलप होता है। लोग अपने घरों की फोटो खींचते हैं, फोटो खींच के डालते हैं, अच्छी जगह पे बैठे हुए हैं। अभी कल की ही बात है, एक फेसबुक पे पोस्ट मैं देख रही थी, इट वाज एक हैदराबादी पोस्ट थी जिसमें हैदराबादी कपल के बारे में था। अगर आप उनके कमेंट बॉक्स में जाएं तो लोगों ने उनके कमरे, जिस कमरे से बैठ के उन्होंने शूट किया है, उस कमरे के इंटीरियर तक के बारे में बात करी। ये क्या है? कहीं ना कहीं वो इस बात को कोरिलेट करते हैं कि हमारा कमरा ऐसा नहीं। तो एक तरह से एक डिप्रेसिव पर्सनालिटी जन्म लेती है जब इस तरह का हम बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट शो करते हैं। एक और बहुत इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी इंटरनेट पे पाई जाती है, वो होती है डिसोसिएटिव पर्सनालिटी। ये पर्सनालिटी वो पर्सनालिटी होती है, हमें पता भी नहीं चलता हमारे अंदर कब ये पर्सनालिटी डेवलप हो गई। ये वो लोग होते हैं जो किसी एक जनरल आईडी से सोशल मीडिया पे एग्जिस्ट करते हैं, अपने नाम से सोशल मीडिया का आईडी नहीं बनाते और वहां बेबाक होके चीजों पे कमेंट देते हैं। चाहे वो रिलीजियस मामला हो, पेट्रियाटिज्म का मामला हो, बेबाक वहां पे जवाब देते हैं, बेबाक वहां पे अपने आंसर्स देते हैं। क्यों? क्यों वो अपनी आइडेंटिटी को नहीं बताते? क्यों वो अपने नाम से अपनी आइडेंटिटी नहीं बनाते? ये डिसोसिएटिव पर्सनालिटी का लक्षण होता है, जहां पे हम एक्चुअली में कुछ होते हैं लेकिन हमारे अंदर की जो फीलिंग्स हैं, जिनको हमने रोक के रखा हुआ है बिकॉज ऑफ सर्टेन सोशल एस्पेक्ट, सर्टेन सोशल कंडीशंस, हम वो नहीं बोल पाते हैं। हम वहां पे, जहाँ पे सोशल मीडिया पे हमको कोई नहीं जानता, वहां पे हम सारी भड़ास निकाल देते हैं। ये अच्छा भी हो सकता है लेकिन ये कहीं कहीं बहुत बुरा होता है। आप जो लोग साउथ से बिलोंग करते हैं, उन्होंने बहुत पहले एक मूवी देखी होगी, अपरिचिता लोग, जिसमें स्प्लिट पर्सनालिटी के बारे में बात की गई थी कि जो सामाजिक चीजों के बारे में वो लड़का लड़ना चाहता है लेकिन अपनी नॉर्मल लाइफ में वो नहीं बोल पाता, वो एक स्प्लिट पर्सनालिटी के तौर पे वहां पे प्रेजेंट करता है। लेकिन आज के समय पे इंटरनेट में रहने वाले 80% बच्चे इसी पर्सनालिटी का शिकार हो रहे हैं। जो बातें वो अपने घर में नहीं बोल सकते, अपने पेरेंट्स के आगे नहीं बोल सकते, वो बातें वो सोशल मीडिया पे एक्सप्रेस करने लगे हैं। ये एक बहुत बड़ा हार्म है जो हमें पता भी नहीं चल रहा है और हमारे अंदर डेवलप होता जा रहा है। और एक बहुत बड़ा हार्म है जो हम प्लेजर की बात हमने कॉज के समय में करी, कि जिस प्लेजर को पाने के लिए बच्चे इस तरह के गेम्स में, गेमिंग साइट्स पे, ऑनलाइन गेम्स में जाते हैं, वही प्लेजर एक बहुत बड़ा कारण होता है कि बच्चे एडल्ट कंटेंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। बच्चे पॉर्न साइट्स को देखना शुरू कर चुके हैं और इस तरह की जो पोर्नोग्राफी होती है, जहां पे बच्चे इस तरह के कंटेंट्स को देखते हैं जो उनके लायक नहीं होते, उसका कारण भी यही होता है कि वो एक सेल्फ प्लेजर की उम्मीद में, जहां पे उन्होंने गेम भी खेल लिया, जहां पे उन्होंने सारी चीजें कर भी ली, प्रेज भी मिल गया, लेकिन फिर भी देयर इज समथिंग विच इज मिसिंग। उस प्लेजर के लिए, सेक्सुअल प्लेजर के लिए, दे आर मूविंग टूवर्ड्स पॉर्न साइट्स।
और लॉकडाउन में तो स्पेशली ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन के आया कि जब माँ बाप ने एक्चुअली 2-2.5 महीना बच्चों के साथ बिताया, तब उनको पता चला कि उनकी 8-8 साल के बच्चे दे आर ऑन पॉर्न साइट्स। 8-8 9-9 साल के बच्चे अपने मोबाइल में पॉर्न देखते हैं, एडल्ट कंटेंट देखते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा हार्म है। ये कोई लत नहीं है, ये कोई एडिक्शन नहीं है, ये एक साइड इफेक्ट है इस इफेक्ट का, जो कि साइबर कनेक्शन की वजह से डेवलप होता है। और इसी कंटिन्यूएशन में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो है वो आजकल आ गई है डार्क नेट की। डार्क नेट के बारे में शायद आप लोग थोड़ा बहुत जानते हो, लेकिन बीच में जो गेम्स डेवलप हुए थे, ब्लू वेल के नाम से जो एक गेम आया था, या ग्रैनी के नाम से जो गेम आए थे, जो अब बैन भी हो चुके हैं, उन गेम्स के पीछे का रीजन भी यही था। दिस इज अगेन अ हार्म। एक बहुत ही नुकसान देने वाली जो चीजें हैं जो साइबर एडिक्शन की वजह से डेवलप होती हैं, वो ये है। जब आप बहुत देर तक साइबर पे रहते हैं, जब आप बहुत देर तक इंटरनेट पे रहते हैं, और कई बार बच्चे इस तरह के मैसेजेस डालते हैं लाइक आई एम वेरी अलोन, नोबडी इज देयर टू लिसन मी, आई एम इनटू डिप्रेशन, आई एम फीलिंग वेरी लोनली। इस तरह के जो वर्ड्स यूज किए जाते हैं इंटरनेट पे, किसी भी चीज में, अपने कॉम्प्लीमेंट्स में, अपने कंटेंट में, अपने टेक्स्ट में, आप किसी भी जगह पे जब इस तरह के वर्ड्स यूज करते हैं, तो डार्कनेट जो है, जो एक इनविजिबल साइबर स्पेस है जहां बैठ के लोग काम करते हैं, दे सर्च सच पॉइंट्स कि अच्छा कोई ऐसे भी बच्चे हैं जो काफी डिप्रेशन में हैं, अकेला फील करते हैं, एंड दे सेंड सच नोटिफिकेशन ऑफ सम गेम्स लाइक ब्लू वेल टाइप के गेम्स हुए, या ग्रैनी टाइप के गेम्स हुए, या अवतार टाइप के गेम्स हुए। इन गेम्स को वो नोटिफिकेशन पॉपअप होते हैं, बच्चा उस नोटिफिकेशन को कैच करता है, और उसके बाद एक पूरी साइकिल शुरू होती है जहाँ पे बच्चों से इस तरह के काम करवाए जाते हैं, लाइक आप उसको मार के आओ, आप सोशल प्लेस पे जाके एक उधम करके आओ, थोड़े छोटे छोटे इस तरह के काम करवाते हैं, और धीरे धीरे वो आपको उस स्टेज तक ले जाते हैं जहाँ पे आप सुसाइड कर लेते हैं। और वो सुसाइड तब करते हैं जब आपको पूरी तरह से चर्न कर दिया जाता है, आपको कोई हिप्नोटिज्म नहीं होता है, कोई बच्चों को वशीभूत नहीं किया जाता है। सिर्फ इनका एजेंडा ये होता है कि इस पूरी दुनिया में से नेगेटिव थॉट्स वाले बच्चों को या नेगेटिव थॉट्स वाले लोगों को हटाया जाए। तो वो कैसे पकड़ में आते हैं? वो इस तरह के सोशल मीडिया पे हमारे डाले हुए मैसेजेस और कंटेंट और टेक्स्ट से पकड़ में आते हैं। आप लोगों ने, बहुत लोगों ने इस चीज को मुझे लगता है एक्सपीरियंस किया होगा कि जब हम बहुत ज्यादा, जैसे हमें गोवा जाने की इच्छा हुई, हमने बहुत ज्यादा अपने किसी फ्रेंड के साथ में चैट करते हुए गोवा 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 बहुत बार जब डाला कि वी वांट टू गो गोवा, वी वांट टू एक्सप्लोर गोवा, आप थोड़े समय के बाद देखोगे कि इंस्टाग्राम पे गोवा के रिसोर्ट्स और इन सब की फोटोग्राफ्स आनी शुरू हो जाती हैं, और आपको ऐसा लगता है कि अरे वाह, लगता है भगवान खुद चाहता है कि मैं गोवा जाऊं। And we are into this trap. Sometimes it happens when you talk about sandals, और आप इस तरह की बातें करना शुरू करते हो फ्रेंड्स के साथ में, और आप अलग अलग लोगों से उन सेम टॉपिक पे बात करते हो, थोड़े समय के बाद आप देखेंगे कि आपके कंटेंट में बहुत ही अच्छी फैंसी सी सैंडल्स का एड आना शुरू हो जाता है। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं होता, ना ये इस तरह का कुछ ऐसा है कि आपके मेंटल माइंड में आपको वो चीजें दिखनी शुरू होती हैं, ऐसा नहीं होता। डार्क नेट के थ्रू इन चीजों का डेटा लिया जाता है, और जब बहुत बार आप एक ही वर्ड को यूज करते हो, तो उस की वर्ड को यूज करते हुए वापस इंफॉर्मेशन आपके थ्रू फेंकी जाती है। दिस इज समथिंग, डेटा कैप्चरिंग आप कह सकते हो, डेटा चुराया जाता है वो कह सकते हो, कुछ भी। तो ये भी एक बहुत बड़ा हार्म है जब आप इंटरनेट पे बहुत समय बिताते हो। अब इस हार्म के बारे में मैंने बताया, जैसे बच्चे जो है वो एडल्ट कंटेंट की तरफ बढ़ने लगे हैं, फिर पर्सनालिटी डेवलप होने लगी है, बहुत एबनॉर्मल पर्सनालिटीज डेवलप होने लगी हैं, बच्चे डिप्रेशन का शिकार होने लगे हैं, बिकॉज डोपामिन कम हो जाता है जब आप इनसे फोन ले लेते हो, तो इस तरह से आपके अंदर एक डिप्रेसिव फीलिंग डेवलप होनी शुरू हो जाती है। और दूसरे जो हार्म है, आप ब्लू वेल जैसे गेम्स के ट्रैप में आ जाते हो, और सेल्फ सुसाइडल टेंडेंसी तक भी आप चले जाते हो, और उसके अलावा तमाम तरीके के आप कभी कभी साइबर क्राइम के बीच में भी चले जाते हो, और साइबर क्राइम क्रिमिनल भी कई बार बच्चे इस तरह से बन जाते हैं जब उनको इस तरह के ऑफर्स आते हैं कि अगर आपने इस तरह का कुछ किया तो आपको जैकपॉट मिल जाएगा, बच्चे उस तरह के रिडल्स में चले जाते हैं। कुछ समय पहले खुद मेरे बेटे के साथ हुआ, उसके एक दोस्त ने उसको काफी इनकरेज किया कि किसी भी तरह का क्रेडिट कार्ड को मैं जो हूँ वो तोड़ सकता हूँ। हमने बहुत समझाया कि ऐसा नहीं होता है, लेकिन छोटे बच्चे हैं, दे अंडरस्टूड कि नहीं नहीं ऐसा ही होता है, हम किसी भी तरीके से, हमको बस लास्ट 4 डिजिट पता चल जाए तो हम सब क्रैक कर सकते हैं और अच्छी खासी शॉपिंग कर सकते हैं। तो बच्चे इस तरह के साइबर क्राइम के टूवर्ड्स भी अट्रैक्ट होते हैं। तो दीज आर द
हार्म्स जो कि साइबर क्राइम या साइबर से बहुत ज्यादा कनेक्ट होने पे बच्चों में या हम लोगों में डेवलप होते चले जाते हैं। अब हमने कॉजेस देख लिए और हमने अब इसके हार्म्स देख लिए। नाउ वी विल गो टू आवर मेन थिंग जिसके बारे में हर पेरेंट जानना चाहते हैं कि इसको अवॉइड किया कैसे किया जाए, हम बच्चों को इस तरह के साइबर एडिक्शन से कैसे बचाएं। बहुत समय पहले मैं अक्सर कोट करती हूँ इस चीज को कि एक बार इनके पास विवेकानंद के पास में एक लेडी जाती है और ये कहती है कि आप मुझसे विवाह कर लो। वो कहते हैं क्यों? तो वो कहती हैं कि क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरा पुत्र आपके जैसा हो। तो विवेकानंद कहते हैं कि आप बहुत लेट हो गई, आपको मेरे जैसा पुत्र प्राप्त करने के लिए मेरे जैसे पुरुष की जरूरत नहीं है, आपको मेरे जैसा पुत्र प्राप्त करने के लिए मेरी माँ के जैसा बनना बहुत जरूरी है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जब बच्चे किसी गलत दिशा में बढ़ रहे हैं तो उसमें 80% गलती जो है, गलती या उसको उस तरह उस सिचुएशन में डालने की जिम्मेदारी पेरेंट्स की होती है। तो आज अगर आपका बच्चा 18-18 घंटे फोन पे है, 20-20 घंटे फोन पे है, तो जैसा कि मैंने कॉज के बारे में कहा, पहले हम कॉज के बारे में बात करते हुए उसके सोल्यूशन के बारे में बात करेंगे। तो जो सोशल कॉजेज हैं, जहाँ पे आपको पीयर प्रेशर की वजह से या बच्चे के प्रेशर की वजह से आपको बच्चों को फोन दिलाना ही पड़ता है, कम एज में दिलाना पड़ता है, आप दिलाइए फोन। बिल्कुल आप उसके लिए कुछ कर नहीं सकते, जब 10 बच्चे फोन पे रहेंगे तो आप अपने बच्चे को रोक नहीं सकते, लेकिन आप ये जरूर कर सकते हैं कि आप घर में एक रूल बना सकते हैं कि आप कुछ भी करो 10 बजे के बाद फोन सरेंडर करना ही है। आपको उसी शर्त पे फोन दिया जाएगा जब आप 10 बजे के बाद फोन वापस कर दो। क्योंकि ये सर्वविदित सत्य है कि जीवन में होने वाले अधिकांश गलत काम रात में होते हैं, चाहे चोरी चकारी हो चाहे कुछ हो। तो जब बच्चे को रात में बिल्कुल लोनली एक अच्छा माहौल मिलता है, जब पेरेंट्स सो गए हैं, भाई बहन सो गए हैं, तब बच्चा काफी हद तक गलत चीजों में इंटर होता है। आप वही कट कर दें, आप फोन तो प्रोवाइड करें, लेकिन साथ में एक रूल भी दें कि 10 बजे के बाद फोन को सरेंडर होना ही है। अगर तुम नहीं कर सकते तो फोन नहीं मिलेगा। इसीलिए जब मैं इस वर्कशॉप के लिए प्रमोशन दे रही थी तो मैंने काफी उन लोगों को अप्रोच करा जिन जो न्यूली मैरिड हैं, जो फैमिली वे में जाने वाले हैं, जिनके जो अभी बच्चे जो शेप लेंगे, जिनके बच्चे बहुत छोटे हैं, क्योंकि ये वो समय होता है जब आप उनकी मांग पूरी करते हो। लेकिन ऑलवेज रिमेंबर एट द एंड ऑफ द डे यू आर द पेरेंट, दे आर द किड्स। तो कमांड आपके हाथ में होनी ही चाहिए। तो आप फोन दीजिए, उनकी पसंद के मॉडल का दीजिए, लेकिन एक शर्त ये रखिए कि रात में एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में फोन वापस सरेंडर हो जाएगा। काफी हद तक आप इनके एडिक्शन को उस तरह से रोक सकते हैं। एक और बहुत अच्छा तरीका है फोन की एडिक्शन को बहुत हद तक कम करने का, प्लीज नेवर एवर गिव योर किड अ फोन चार्जर बैंक, जिसको पावर बैंक भी कहा जाता है, वो अपने बच्चों को प्रोवाइड मत करिए। बच्चा जब सुबह घर से निकलता है, चाहे वो किसी भी एज में, अगर उसका फोन अलाउ है उसको ले जाना, उसको ये पता होता है कि मुझे शाम तक वापस आना है तो मेरा फोन चार्ज होना चाहिए। जब हम बच्चों को पावर बैंक जैसी चीजें प्रोवाइड करते हैं तो बच्चा निरंकुश होके इंटरनेट भी प्रयोग करता है, निरंकुश होके फोन भी यूज करता है, सब करता है, क्योंकि उसको फोन के डिस्चार्ज होने की कोई चिंता नहीं होती। डोंट अलाउ योर किड टू यूज केबल और चार्जर एनीवेयर, जहां उसकी मर्जी है वहां पे उसने लगा दिया और चार्ज कर लिया। एंड डोंट अलाउ योर किड द पावर बैंक। आप बहुत हद तक उनका रेस्ट्रिक्शन उनको कर सकते हैं, क्योंकि कई बार, अभी कल कल शाम की बात है, आई वॉज प्रिपेयरिंग समथिंग ऑन माई कंप्यूटर और मैंने देखा कि जैसे ही मैंने अपना कंप्यूटर ऑन किया उस पर मैसेज आया कि यू वॉन्ट टू एक्सेस दिस फोन, और फोन का नाम था। आई इमीडिएटली कॉल्ड माई सन कि ये क्या है, तो उसने बोला कि मैंने अपने चार्जर से आपके लैपटॉप से अपना फोन चार्ज करा था तो इस वजह से ये मैसेज आ रहा है। डू यू नो व्हाट हैपेंड? जब उसने अपने फोन को मेरे कंप्यूटर से कनेक्ट किया तो वहां पे ऑटोमेटिकली डेटा ट्रांसफर होने की गुंजाइश शुरू हो जाती है। और अगर आपने इग्नोरेंस से उसको यस कर दिया या कुछ कर दिया, आपके फोन का डेटा कंप्यूटर एक्सेस कर सकता है या कंप्यूटर का डेटा आपका मोबाइल एक्सेस कर सकता है। सो डोंट एनकरेज योर किड कि वो किसी भी घर में जाए, अपने दोस्तों के लैपटॉप में अपना चार्जर लगाए और वहां से फोन चार्ज करना शुरू कर दे। ये साइबर अवेयरनेस है, जहाँ पे आपकी अपने बेटे के साथ फोटो हो सकती है, आपके बेटे की आपकी बेटी के साथ फोटो हो सकती है, और सारा डेटा सामने वाले के फोन में, लैपटॉप में ट्रांसफर किया जा सकता है। और आजकल इस तरह के हिडन एप्स आते हैं कि वंस यू एक्सेस विद द हेल्प ऑफ अ केबल, वो तुरंत पूरा डेटा खींच लेता है।
तो अननोन जगहों पे सॉकेट्स ना लगाएं। अननोन जगहों, क्योंकि आजकल सॉकेट में भी, मैं अभी आपको वो दिखा नहीं सकती, अदरवाइज एक सॉकेट आता है, उस सॉकेट में छोटी सी चिप लगी होती है, अगर आप उस सॉकेट में भी अपना केबल लगाते हैं तो उस चिप के माध्यम से आप पूरा फोन का डेटा खींच सकते हैं। तो आपके पासवर्ड्स भी जा सकते हैं, सब कुछ जा सकता है। तो बच्चों को जब आप फोन प्रोवाइड कर रहे हैं तो जिस तरह एक बेसिक एजुकेशन दी जाती है, एक मैनुअल दिया जाता है, उस तरह से इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल यूज करने का एक छोटा सा आप इंस्ट्रक्शंस उनको दीजिए कि यू शुड नॉट यूज दिस। मैंने अपने बेटे को बोल रखा है कि तुम दुनिया भर की कुछ भी पोस्ट करो, घर की किसी भी गर्ल की पोस्ट तुम्हारी पोस्ट में इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए, चाहे वो तुम्हारी बहन ही क्यों ना, या हम लोगों में से किसी फीमेल की या घर के किसी एंगल की कोई फोटोग्राफ पोस्ट नहीं होनी चाहिए। The moment the day I see such photograph, I will take all your gadgets. तो इस तरह के कुछ रूल्स आपको बनाने चाहिए। और जो वुड बी पैरेंट हैं, जो अपने घर में बच्चों का एक कमरा डिजाइन करना चाहते हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज जहां पे आपके बच्चे का बेड है उसके बगल में किसी भी तरीके का कोई पावर पॉइंट मत दीजिए, क्योंकि आजकल का सिस्टम वो लैम्प शेड्स वाला जमाना अब रहा नहीं है। ऑटोमेटिकली स्विचेस होते हैं जो लाइट को ऑन करते हैं, यू डोंट नीड अ प्लग ओवर देयर। तो इस तरह के पावर पॉइंट्स अगर आपके घर में हैं भी तो उनको रिमूव करिए, क्योंकि ज्यादातर हम देखते हैं कि बच्चा जब सोता है तो भी सर के किनारे वो चार्जर लगा के सोता है, रात में उठ उठ के अपना मोबाइल देखता है। अगर आप वहां से वो फैसिलिटी ही कट कर देंगे, जैसा मैंने पहले भी बोला कि आप इस साइबर एडिक्शन को जो है वो अल्कोहल एडिक्शन के साथ में जोड़ने की कोशिश करिए। जब कोई शराब की लत से बुरी तरह से फंसा हुआ रहता है तो हम क्या करते हैं, हम उसकी नजर के सामने से वो बॉटल्स ही हटाते हैं, हम उनके दोस्तों से वो कनेक्ट ही तोड़ते हैं। तो ये कनेक्शन तोड़ना बहुत जरूरी है। जब आपका बच्चा अपने बेड से करीब एक 20 मीटर की दूरी पे फोन को रख के चार्ज करेगा तो वो रात में नहीं उठेगा 50 बार फोन चेक करने के लिए। इतने अलर्ट और इतने एक्टिव बच्चे नहीं होते, वो बाई नेचर काफी सुस्त और काफी लेजी होते हैं। तो ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल सा तरीका है जिसको आप यूज करके आप थोड़ा देखिए अपने घर के आसपास जहां आप सोते हैं वहां पे पावर पॉइंट्स नहीं होने चाहिए। फोन, और बहुत सारे लोगों ने अभी शुरू भी करा है, जैसे जैसे लोगों में जागरूकता आ रही है, वो हर दिन अपने घर में आधा घंटा या 1 घंटा इंटरनेट फास्टिंग करते हैं। पूरा परिवार एक बास्केट लेके सारे फोन उसमें डंप कर देता है। मैं अपने घर में अभी तक इसको चालू नहीं कर पाई हूँ, बट ठीक है, धीरे धीरे वो भी करेंगे। इंटरनेट फास्टिंग जस्ट फॉर 1 आवर और हाफ एन आवर, यू हैव टू रिमूव ऑल द गैजेट्स, बंद कर दीजिए एक घंटे के लिए, नो इंटरनेट, कोई इंटरनेट नहीं। अगर आपको आपस में बात नहीं भी करनी है तो मत करिए, लेकिन वो 1 घंटा यू शुड नॉट बी कनेक्टेड टू इंटरनेट। ये भी एक तरीका होता है आप सोशल कॉज को हटाने का। आप जैसे हम इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं आजकल, बीच में थोड़े थोड़े समय के लिए खाते हैं, फिर थोड़े लंबे समय के लिए नहीं खाते हैं, कुछ इसी तरह से आप बच्चों के साथ इंटरमिटेंट इंटरनेट फास्टिंग करिए। बच्चों को फोन प्रोवाइड करिए, फिर कुछ समय के लिए उनसे फोन ले लीजिए कि ये 1 घंटा कोई फोन नहीं। आप कुछ भी करो, आप खेलो, बुक्स पढ़ो, कुछ नहीं भी करना है तो मत करो, बट फोन नहीं। तो इस तरह से आप इंटरनेट फास्टिंग कर सकते हो, आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर सकते हो। आप उस तरह से प्लग पॉइंट्स की बात करके, क्योंकि ये प्रैक्टिकल चीजें हैं जिनके बारे में हम सोचते ही नहीं। पावर बैंक बिल्कुल प्रोवाइड मत कीजिए बच्चों को। उनको जब ये पता रहेगा कि हमको इतनी ही बैटरी में फोन चलाना है तो वो ऊट पटांग की साइट्स पे भी नहीं जाएंगे जहाँ पे बैटरी कंजम्पशन होता है, बेकार की गेम्स भी नहीं खेलेंगे जिसमें उनका बैटरी बहुत ज्यादा कंज्यूम होती है। और कोशिश करिए कि अगर आपने अपने बच्चे को एक नंबर दिया हुआ है तो वो नंबर प्रीपेड हो और उसके साथ साथ डेटा लिमिटेड हो। जब प्रीपेड नंबर होता है तो ये साइकोलॉजिकली बच्चे के दिमाग में आता है कि अच्छा मैंने इस बार 600 का बिल रेज कर दिया, मैंने 300 का बिल रेज कर दिया, और कम इंटरनेट प्रोवाइड करिए। ये उनके अंदर एक पेशेंस, एक धैर्य डेवलप करने की कोशिश करेगा, जिसमें जब वाईफाई रहेगा तभी वो इस चीज को कर पाएंगे, नहीं तो इंस्टेंट एक्सेसिबिलिटी बच्चों में काफी हद तक एडिक्शन का कारण हो जाती है। तो जो कॉजेज हमने सोशल कॉज लिए उस पर हमने बात करी कि हम क्या सोल्यूशंस दे सकते हैं। अब हम आएंगे बायोकेमिकल चेंजेस पे। इनके ऊपर आपका ज्यादा जोर नहीं हो सकता है क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर के केमिकल्स होते हैं, बट यस, एज यू नो कि जो प्लेजर वाले हार्मोन्स होते हैं उन्हीं की वजह से बच्चे फोन के एडिक्शन या इंटरनेट के एडिक्शन में जाते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड, बच्चों को भी कोशिश करिए। आजकल के बच्चों की तो हॉबी ही चली जा रही है, दे डोंट हैव एनी हॉबी इवन।
इसीलिए नहीं है क्योंकि पहले हॉबी प्लेजर के लिए डेवलप की जाती थी, अब प्लेजर के लिए फोन है, सो दे डोंट हैव एनी हॉबी। बच्चों में एक हॉबी डेवलप करने की कोशिश करिए, फाइंड आउट करिए। कई जगहों पे मेरे पास कुछ काउंसलर्स आते हैं जो ये कहते हैं कि हमारे बच्चा खेलना चाहता है लेकिन हम ऐसी जगह पे रहते हैं जहां वो हम खेल नहीं सकते, तो बच्चे को फोन देना ही पड़ता है। तो ऐसे रीजंस जो आपके बच्चों में इस तरह के डोपामाइन एक्टिव करने के लिए जिम्मेदार हैं, उनको आउट ऑफ द फोन ढूंढिए। आपका बच्चा खेलने में इंटरेस्टेड है, खेलाइए, उसको कुछ ऐसी सहूलियत प्रोवाइड करिए कि वो खेल सके। फिजिकल एक्सरसाइज करने से डोपामिन ज्यादा क्रिएट होता है बॉडी में, मेडिटेशन करने से डोपामिन ज्यादा क्रिएट होता है बॉडी में। तो जब इस तरह के आप फिजिकल एक्सरसाइज, मेडिटेशन ये सब करा के डोपामिन डेवलप करेंगे, याद रखिएगा हर वो चीज जो उसको पसंद है करने से ही डोपामिन डेवलप होगा, जो आपको पसंद है वो करने से नहीं। तो इस तरह से आप अपनी बच्चों की बॉडी के अंदर जब सफिशिएंट केमिकल होगा तो उनका माइंड जाएगा ही नहीं इस तरह के एडिक्शन की टुवर्ड्स। ये एक प्रैक्टिस है, ये एक दिन में होने वाली चीज नहीं है। बच्चों ने ये शौक भी धीरे धीरे डेवलप करा है, वैसे ही ये शौक आप धीरे धीरे हटाइए। तो यहाँ पे आप केमिकल चेंजेस के साथ में डील कर सकते हैं, उनको ऑल्टरनेटिव्स प्रोवाइड करके, जहाँ पे इस तरह के केमिकल्स उनकी बॉडी में सिक्रीट हों, उनको प्लेजर की फीलिंग आए और उसके बाद वो सेटिस्फाई हो जाएं, एंड देन दे विल नॉट मूव टुवर्ड्स फोन एडिक्शन, एडल्ट कंटेंट एडिक्शन और ऑनलाइन गेमिंग, पबजी, इस तरह के गेम्स के टुवर्ड्स। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हम उसकी तरफ बढ़ते हैं, वो है हमारा साइकोलॉजिकल रीजंस। साइकोलॉजिकल रीजंस को हैंडल करना बहुत मुश्किल काम होता है, क्योंकि साइकोलॉजिकल नीड्स को समझना भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। तो साइकोलॉजिकल नीड्स क्या है? साइकोलॉजिकल नीड्स होगा जब आप अपने बच्चों को फैक्ट्स बताएंगे। केवल ये कह देना कि तुम इंटरनेट पे रहते हो, तुम्हारी आंखें खराब हो जाएंगी, तुम इंटरनेट पे रहते हो, तुम्हारे सर में दर्द होगा, बच्चे इस चीज को नहीं मानते। बच्चे कहते हैं आंखें खराब हो भी गई तो चलेगा, सौरव गांगुली भी चश्मा लगा के क्रिकेट खेलता है, वी डोंट माइंड। तो ये चीजें अब काम नहीं आएंगी। आपको बच्चों को साइंटिफिकली बताना पड़ेगा, उनको ये रीजंस देने पड़ेंगे कि देखो ये हो रहा है तुम्हारे साथ, इसलिए तुम्हें इस फोन से हटने की जरूरत है। तो साइकोलॉजिकल रीजंस क्या हैं? जैसे मैंने बताया कि रेनफोर्समेंट की कमी। बच्चों को ऐसा लगता है कि उनको घर में इतना प्रभाव, उनका उनकी बातों को इतना महत्व नहीं दिया जा रहा है, इसलिए दे गो आउट। पबजी जैसे गेम्स में क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड आपका बच्चा इंटरनेट पे किस तरह की चीजें एक्सेस कर रहा है। कई बार बच्चे सिर्फ कैंडी क्रश खेल के खुश हो जाते हैं, तो इस तरह का जो बच्चा है जो कैंडी क्रश में इन्वॉल्व है, यानी कि वो बच्चा केवल स्ट्रेस बस्टर ढूंढ रहा है। उसको कोई किक नहीं चाहिए, उसको कोई एडवेंचर नहीं चाहिए, उसको कोई प्लेजर नहीं चाहिए, वो सिर्फ कैंडीज को डिसेबल करके सिर्फ अपना स्ट्रेस रिलीज कर रहा है। जो बच्चे पबजी जैसे गेम्स में इंटरेस्टेड होते हैं, वो बच्चे कहीं ना कहीं या तो किसी सिस्टम के या घर के किसी रूल रेगुलेशन से बहुत ज्यादा नाराज होते हैं, उनका गुस्सा वहां पे पूरा उतरता है। आप में से जो लोग पबजी के बारे में थोड़ा जानते हो, आप हिल जाएंगे कि वहां पे बच्चों को ये तक सिखाया जाता है कि तुम कैसे ब्लैंक पॉइंट पे रख के शूट करो। मैंने जैसा बताया कि ग्रैनी जैसे गेम्स में जो है वो बच्चों को बताया जाता है कि बॉडी का कौन कौन सा पार्ट कट करना है और किस तरह से उसको कहाँ लगाना है, ताकि आपको दिखे नहीं कि आपने मर्डर करना है। ठीक है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल फैक्टर है जिसके साथ में आपको डील करना है, स्पेशली जिनके बच्चे थोड़े छोटे हैं, 10 साल से छोटे हैं, उनके साथ डील करना बहुत जरूरी है। आप में से कई लोग अपने बच्चों को खाना खिलाते समय फोन ऑन करके देते हैं। आपको अंदाजा भी नहीं है कि आप अपने बच्चों के साथ किस तरह का खिलवाड़ कर रहे हैं। मैंने अपने बच्चों को, मेरा बड़ा बेटा 15 साल का है, आज तक कई बार वो स्टोरी सुनने की जिद करता है कि मुझे सोना है, मुझे स्टोरी सुनाओ। और जब मैं बहुत इरिटेट हो जाती हूँ, रात में थक जाती हूँ, मैं उनसे कहती हूँ कि काम करो, एलेक्सा ऑन करो और स्टोरी सुन लो। एलेक्सा में बहुत सारी बेड टाइम स्टोरीज हैं। दे डोंट डू दैट। वाई? बिकॉज उनका माइंड ट्यून है अपनी माँ की आवाज में कहानी सुनने के लिए। ये एक तरह का हिप्नोटिज्म होता है जब माँ लोरी सुनाती है। इस चीज को समझने की कोशिश करिए। जब आप अपने बच्चे को लोरी सुनाते हैं, आप उस लोरी जो आपने भी अभी कभी न कभी बचपन में लोरी सुनी होगी, लोरी में किस तरह के वर्ड्स यूज होते हैं? लोरी में वर्ड यूज होता है चंदा मामा, लोरी में वर्ड यूज होता है परी, लोरी में वर्ड यूज होता है बादल, आसमान, परियां, चंदन की डोरी। इस तरह के वर्ड्स का हम प्रयोग करते हैं। बच्चे को इमेजिनेशन की दुनिया में हम भेजते हैं, जहां पर वो इमेजिन करना शुरू करता है और वो सो जाता है। लेकिन उसका माइंड ट्यून होता है आपकी वॉइस से।
तो नेक्स्ट बार जब आप अपने बच्चे को लोरी सुनाना शुरू करते हैं, कई बार बच्चा 2 लाइन में ही सो जाता है क्योंकि वो आपके वर्ड से हिप्नोटाइज हो चुका है। लेकिन जो माएँ अपने बच्चों को लोरी भी नहीं सुनाती, जो माएँ अपने बच्चों को कहानियां भी नहीं सुनाती और उनका बच्चा मोबाइल पे कहानी सुन सुन के खाना खाता है, ऐसा बच्चा बाद में बड़े होके एलेक्सा पे ही अब आधारित रहेगा, आपके लिए आपके पास आगे नहीं आएगा, क्योंकि उसके पास दिमाग में जो कमांड्स हैं वो एलेक्सा की हैं, आपकी नहीं। वो यूट्यूब पे आने वाली लोरी की हैं, आपकी नहीं। तो अगर जिनके बच्चे 5-6 साल से छोटे हैं, प्लीज डोंट गिव देम फोन जस्ट कि आपके पास टाइम नहीं है तो आपने बच्चों को फोन दे दिया, बच्चे अपना खेल रहे हैं, आप अपना काम कर रही हैं या यू आर रेस्टिंग। प्लीज डोंट डू दिस। यू आर एक्चुअली मर्डरिंग अ किड, जो ना तो वो कल्पना कर सकता है, ना वो कुछ सोच सकता है, किसी भी चीज में वो आगे नहीं जा सकता। तो इस तरह से ये सेशन हम एंड करेंगे, जिसमें हमने अभी देखा कि जो इंटरनेट साइबर का जो रीजंस होते हैं, साइबर एडिक्शन के जो रीजंस होते हैं, वो रीजंस क्या होते हैं। 3 तरह के रीजंस होते हैं, आई एम समराइजिंग इट, कि ये रीजंस जो होते हैं वो सोशल इम्पैक्ट के रीजन होते हैं, जहाँ पे हम खुद अपने बच्चों को इस तरह की सहूलियतें देते हैं। दूसरा रीजन होता है कि जब हमारे अंदर की बॉडी के जो हार्मोन्स होते हैं वो इस तरह से एक्टिवेट हो जाते हैं। और तीसरा साइकोलॉजिकल रीजंस होते हैं। इन रीजंस को समझते हुए ही हम उनका निराकरण कर सकते हैं, ये भी हमने समझा, और हार्म्स क्या क्या होते हैं। So now I am ending this session. अगर आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज रेज योर हैंड, हम उसको अनम्यूट करके। एक क्वेश्चन आया है अभी कि हम 6-7 साल से छोटे बच्चे के लिए क्या करें। तो जैसा मैंने एक्सप्लेन किया कि जो 6-7 साल से छोटे बच्चे होते हैं, सबसे पहले तो उन बच्चों को आप फोन का एक्सेस ही प्रोवाइड ना करें, बिकॉज आपके पास टाइम नहीं है। प्लीज डोंट डू दिस, डू समथिंग क्रिएटिव विद देम। उनको कुछ क्रिएटिविटी करने के लिए फोकस करिए, क्योंकि अपना प्लेजर वो बहुत आसानी से फोन के माध्यम से ढूंढना शुरू कर देंगे। तो वो उस लेवल तक ना जाएं, वो प्लेजर वो नहीं ले पाए, वहां तक आप उनको रेस्ट्रिक्ट करिए, ताकि वो प्लेजर अभी भी अपनी हॉबीज में ढूंढे। Is there any test for dopamine कि कितना है बच्चों में क्या? ये एक अलग से फिर से एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम पेरेंट्स के साथ शुरू हो जाएगी, क्योंकि वो बच्चों के डोपामिन को जो है वो शुरू कर देंगे ऊपर नीचे करना। तो इट इज अ नेचुरल थिंग दीदी। तो ये अपनी बॉडी में आपको खुद को समझ में आएगा, बच्चा सेटिस्फाई हो जाएगा, उसको किसी भी एक्सटर्नल चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। यस, वन मोर क्वेश्चन वाज देयर। ओके, वेरी नाइस क्वेश्चन। मेडिटेशन के लिए बच्चों को रेडी कैसे करें, स्पेशली छोटे बच्चों को। मेडिटेशन होता क्या है? मेडिटेशन ऐसी कोई बहुत बड़ी भारी वाली प्रक्रिया नहीं होती है, जहाँ पे आप सामने एक ओम का बड़ा सा चिन्ह लगा के रखते हैं, एक म्यूजिक है और आपको हिलना भी नहीं है, कुछ नहीं। नहीं, ऐसा कुछ भी आपको नहीं करना है। मेडिटेशन का मतलब ये होता है कि आप किसी भी पर्टिकुलर चीज को, किसी भी कोई भी पॉइंट, कोई भी कुछ भी आप बच्चों को दे दीजिए। अगर आप घर में रूम में बैठे हुए हैं, आप सामने बच्चों को बोलिए कि एक छोटी सी चीज पे अपना ध्यान केंद्रित करे, और बस एक 5 मिनट 7 मिनट के लिए वो उसको देखे। आंख बंद करना चाहे आंख बंद करे, नहीं भी करना चाहे वो ना करे। उस समय जो 5 मिनट जो थॉट्स उसके दिमाग में आते हैं, वो थॉट्स आने देना है और वो थॉट्स को निकलने देना है। थॉट्स को कहीं रोकना नहीं है, बस यही मेडिटेशन होता है। आप बच्चे को जबरदस्ती बिठाइए मत, आप उसको लेट के भी मेडिटेशन करवा सकते हैं। बच्चा लेटा है, लेटे लेटे आप रात में, कई बार बच्चों को नींद नहीं आती है, तो हम बच्चों को कहते हैं ना, आप 100 से उल्टी गिनती गिनना शुरू करो, और 30-40 तक आते आते बच्चा सो जाता है। वो क्यों होता है? क्योंकि उसने अपने माइंड को पूरी तरीके से किसी एक चीज पे फोकस कर दिया है। ये फोकस पॉइंट उल्टी गिनती है। बस वो हिप्नोटाइज हो जाता है, वो मेडिटेट हो जाता है, और वो उसको काफी हद तक चीजें जो है वो समझ में आती हैं। तो मेडिटेशन इस तरह से भी किया जा सकता है। ध्यान लगाना जस्ट फॉर 5 मिनट 7 मिनट्स, धीरे धीरे आप उस टाइम को इंक्रीज कर सकते हो जितना बच्चा सपोर्ट कर सकता है। जरूरी नहीं है कि पहले दिन से आप आधे घंटे का मेडिटेशन दो। ओके, एक पर्सनल चैट पे क्वेश्चन आया है। उन्होंने बोला है कि मेरा बच्चा फोन ले लेने से बहुत नाराज हो जाता है और फोन को फेंकना शुरू कर देता है या गुस्से में आ जाता है। बिल्कुल,
वो जैसे मैंने बोला कि जैसे ही आप उससे फोन लेते हो तो उसकी प्लेजर की चीज आप उससे छीन लेते हो। और हर तरीके से बच्चा अलग अलग तरीके से रिएक्ट करता है। कुछ केसेस में वो बहुत जल्दी शूट अप कर जाते हैं, कुछ केस में बच्चे चुप हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, ये उनके अंदर की बॉडी का मामला रहता है। लेकिन यही होता है कि जब आप बच्चों से फोन छीनते हो तो उनको एकाएक से लगता है कि मेरा प्लेजर, जो मुझे जो खुशी मिल रही थी वो चली गई, और वो रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे में जब इस तरह की कोई चीज होती है, जब आपको बच्चे से फोन अचानक छीनना है, डोंट डू दिस। जब आपने बच्चे को फोन दिया था तो कुछ सोच के दिया था, तो अचानक से मत छीनिए, टाइम धीरे धीरे रिड्यूस करिए। जैसे हमने पहले भी बोला कि आप इंटरमिटेंट उनके साथ में फोन लेना शुरू करिए। पहले 10 मिनट लीजिए, फिर धीरे धीरे 10 का 15 मिनट करिए, 15 का 20 मिनट करिए, तो वो धीरे धीरे उनको आदत पड़ेगी। दिस इज ऑल अबाउट द कंडीशनिंग ऑफ योर माइंड। तो आपका बच्चा फोन नहीं फेंकेगा, उससे कुछ लेके उसको बदले में कुछ दीजिए। हम ब्राइब करते हैं ना, अच्छा तुम ये 10 मिनट फोन दो, अच्छा तुम्हारी पसंद का आज खाना मिलेगा। तो इस तरह से जब आप उसके साथ डील करेंगे तो धीरे धीरे उस चीज की आदत उससे हटती चली जाएगी। ओके, आप सभी को सेशन बहुत पसंद आया, ये तो सबने लिखा है। एक पर्सनल चैट पे फिर एक मैसेज आया है, उनका ये कहना है कि उनका बेटा केवल 8 साल का है और वो, एक सेकेंड, उनका बेटा सिर्फ 8 साल का है और वो फेसबुक और इंस्टाग्राम पे अपना आईडी बना के बैठा है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या करे। ओके, 8 साल के बच्चे ने फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसी चीजों पे आईडी खुद तो बनाया नहीं होगा, और अगर खुद किसी वजह से बना भी लिया होगा तो डेफिनेटली 8 साल का बच्चा इतना बड़ा नहीं होता कि वो इन सब चीजों को समझे कि इंस्टाग्राम को कैसे हैंडल करना है, या फिर कहीं ना कहीं या तो आपके घर के किसी बड़े ने या आपने उसको ये सपोर्ट जरूर दिया होगा। तो जब आप इस तरह का भी, अगर उसने लेटेस्ट शुरू किया है तो आप उससे विड्रॉ कर लीजिए। और पास अगर वो बोलता है कि नहीं मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक वगैरह लेना है, देन गिव समथिंग लाइक दिस कि अच्छा ठीक है तुम इंस्टाग्राम हैंडल करो, फेसबुक सब रखो, लेकिन पासवर्ड मेरे पास रहना चाहिए। आजकल के बच्चे बहुत एक्टिव हो गए हैं, वो दो दो आईडी बना के काम करते हैं, एक आईडी आपको देते हैं, एक आईडी उनकी बीवी भी रहती है, वो किसी को बताते हैं। यू हैव टू बी वेरी विजिलेंट कि आप किस तरह का आईडी किसको दे रहे हैं। आई मीन बच्चे किस तरह का आईडी यूज कर रहे हैं, उनकी एक्टिविटी कितनी है। और बच्चा फोन पे है लेकिन आपको बताई हुई आईडी पे वो यूज नहीं कर रहा है, इसका मतलब देयर इज सम हिडन आईडी। आई सेड दिस बिफोर ऑल्सो, एट द एंड ऑफ द डे यू आर द पेरेंट, टेक द चार्ज। तो इस तरह का विजिलेंट पेरेंट तो आपको खुद को बनना पड़ेगा। अगर आपका बच्चा 8 साल में इंस्टाग्राम और ये सब यूज कर रहा है, कहीं ना कहीं उसको इनकरेज आपने किया है, वो पैर पीछे खींचिए, एक कंडीशन के साथ उसको बताइए। एक मैसेज आया है कि स्टडी में कंसंट्रेशन नहीं कर रहा है बच्चा। जैसे मैंने पहले ही बोला कि माओ को अक्सर ये रहता है कि फोन की वजह से बच्चा स्टडीज में कंसंट्रेशन नहीं दे रहा है। ऑब्वियसली बहुत बड़ा रीजन होता है, क्योंकि जब उसको पूरी खुशी, पूरी जो प्लेजर है वो फोन में मिल जा रहा है, तो पढ़ाई उसके लिए एक बर्डन लगता है। टोकन सिस्टम शुरू करिए, टोकन सिस्टम बहुत इफेक्टिव होता है। आप बच्चे को बोलिए कि तुमको ये मनपसंद की चीज मिलेगी, पहले तुम अपना ये पूरा होमवर्क कंप्लीट करके बताओ। केवल होमवर्क ही कंप्लीट नहीं करना है, बल्कि बहुत सुंदर हैंड राइटिंग में करना है। स्टार्ट दिस टोकन सिस्टम। एंड ये बड़ी मेरी अपील है पेरेंट्स से कि जो भी आप टोकन सिस्टम बोलते हो, पहली बात तो वो टोकन सिस्टम रियलिस्टिक होना चाहिए। आपको इस तरह का कोई टोकन नहीं देना चाहिए कि अच्छा इस बार तुम क्लास में फर्स्ट आए तो तुमको यूरोप ट्रिप पे ले जाएंगे, नहीं। क्योंकि जब हम उसको पूरा नहीं कर पाते तो बच्चा आप पे धीरे धीरे बिलीव करना बंद कर देता है। और स्पेशली जो हमारी इंडियन वुमेन है, ये थ्रेट बहुत करती हैं, बहुत धमकाती हैं, अगर तुमने ये नहीं करा तो मैं ऐसा करूंगी, और वो करती वैसा कुछ है नहीं। आपने वैसा नहीं करा तो मैं ये करूंगी, वो करती वैसा है नहीं। बच्चों को धीरे धीरे लगता है कि मम्मा सिर्फ बोलती है, करती नहीं। टोकन सिस्टम दीजिए। अगर टोकन सिस्टम से भी बच्चा नहीं मान रहा है, इसका मतलब है कि आपके टोकन सिस्टम में रेनफोर्समेंट में कुछ ऐसा है जो बच्चे को प्रभावित नहीं करता है। इसका मतलब आपके बच्चे का किक पॉइंट कुछ और है। फाइंड आउट दैट किक पॉइंट। वो क्या ऐसा किक है जो आपने अगर उसको रेनफोर्समेंट के लिए खाना बोला है, हो सकता है खाना उसका किक पॉइंट हो ही ना, हो सकता है कुछ और हो। तो ऐसी सिचुएशन में यू हैव टू आइडेंटिफाई उस बच्चे का किक पॉइंट क्या है। मेरा बड़ा बेटा वो फूड लवर है, अगर मैं उसको बोलती हूँ कि ठीक है आज मैं पनीर की सब्जी बनाऊंगी, 1 घंटा फोन नहीं लोगे, इट विल वर्क फॉर हिम। बट मेरे छोटे बेटे के लिए इट विल नॉट वर्क, बिकॉज ही इज नॉट अ फूड लवर। तो जो इन्फोर्समेंट आप दे रहे हो, टोकन दे रहे हो, वो बच्चे की एक्चुअली में उसको जरूरत है कि नहीं, ये भी समझने की बहुत जरूरत है। तो आप वो चीज देखिए, एक बार उसको ट्राई करिए, नहीं है तो यू कैन पर्सनली कनेक्ट मी, आई विल गाइड यू।
Any other? Hello मैम। ठीक है, तो वी आर एंडिंग दिस सेशन हियर। आई होप आप सभी ने इसको पसंद किया होगा, और अगर आपके भी कुछ इनपुट्स हैं, आप सभी के पास मेरा नंबर है, यू कैन सेंड मी और इशू, अगर किसी को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो, और अगर किसी तरह का कोई गाइडेंस चाहिए तो यू कैन कनेक्ट मी, माय नंबर इज देयर सभी के पास। तो मैं सेशन को यहीं एंड करती हूँ। ऑल द बेस्ट, एंड आई फील आफ्टर दिस सेशन साइबर की प्रॉब्लम कुछ हद तक कहीं ना कहीं थोड़ी कम होगी। ओके, वन मोर क्वेश्चन इज देयर। ओके, प्रेरणा जी, आपका कोई क्वेश्चन है? या मैम, बहुत बार ऐसा होता है बच्चे माओ को कंपेयर करते हैं दूसरे बच्चों के माओ के साथ, कि हमारे सारे फ्रेंड्स तो खेलते हैं, आप ही हमें अलाउड नहीं करती हो, आप ही हमें अपने साथ बैठा के ये करवाती हो, आप ही हमें अपने मुंह से स्टोरी सुनाती हो। मीन्स व्हाट यू हैव टोल्ड, समटाइम इट हैपेंस रिवर्स व्हेन द चाइल्ड इज इन टीनेज। जब बच्चा छोटा था मेरे हाथ से सब करता था, यानी मेरे साथ बैठ के स्टोरी सुनता था, ये था, बट नाउ सडनली ही रिलक्टेंट टू मी। सो इज इट नेचुरल, इज इट इफेक्ट ऑफ एडोलसेंस? यस, बहुत हद तक एक एडोलेसेंट एज में जो है वो बच्चा अपने पेरेंट्स से थोड़ा सा डिसोसिएट होता है, क्योंकि मैंने जैसा बोला कि उसको अपनी सेल्फ आइडेंटिटी बनाने का यही टाइम होता है, और पेरेंट्स के साथ उसकी सेल्फ आइडेंटिटी इतनी अच्छी बनती नहीं है, तो उसको ऐसा लगता है कि आई एम, और जब दूसरे बच्चे बोलते हैं कि हम तो अलग सोते हैं, हम तो इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, तो वहां पे उनका थोड़ा सा ईगो भी हर्ट होता है। तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, गिव देम देयर ओन स्पेस। एक बच्चा अपनी स्पेस चाह रहा है, उसको वो बहुत ही डिग्निफाइड तरीके से वो स्पेस दीजिए, बिल्कुल डरिए मत। बिल्कुल आप माई कम अक्सर जो है वो थोड़ा सा पैनिक हो जाती है, उनको ऐसा लगता है कि बच्चा मुझसे दूर जा रहा है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप उसको एक डिग्निफाइड तरीके से स्पेस प्रोवाइड करिए, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि बच्चे के साथ कंप्लीटली कनेक्शन में रहिए, कम्युनिकेशन में रहिए। भले ही वो दूसरी जगह जाके सोए, आपके साथ खाना ना खाए, आपके साथ बैठे ना, आपसे कपड़े सेलेक्ट ना करवाए। अक्सर ऐसे ही होता है, पहले बच्चे माँ की पसंद के कपड़े पहनते हैं, फिर वो खुद डिसाइड करना शुरू कर देते हैं। भले ही वो ये सब ना करे, बट द किड शुड बी इन कम्युनिकेशन विद यू। उसके साथ क्या हो रहा है वो कम्युनिकेशन आपके साथ होना चाहिए। और इसके लिए भी आपको मैं बोलूंगी कि ये कम्युनिकेशन तभी बरकरार होगा जब हम एज अ पेरेंट जजमेंट नहीं करेंगे। जब बच्चा बाहर से आके ये चीज बोलता है कि मम्मा आज स्कूल में ऐसा हुआ, तो वी स्टार्ट डूइंग जजमेंट, वो नहीं करेंगे तो बच्चा आपके साथ इस वाली बहुत ही नाजुक वाली एज से निकल जाएगा, अदरवाइज वो वहां स्टक हो जाए। तो ये करने की कोशिश करिए। कंपैरिजन कोई बड़ी बात नहीं, हम भी करते हैं अपने बच्चों का कंपैरिजन दूसरे बच्चों से, ये ठीक है, इट इज ये होता है, इसमें इतना कुछ हम परेशान होने की Part of the जरूरत life, नहीं है। yeah. या यस, Yeah. ओके, Okay, thank you. या सो लेट मी क्लोज दिस सेशन। Yeah. थैंक्स अ लॉट, आप लोगों ने अपना 1 घंटा दिया, मैंने टाइम पे प्रोग्राम शुरू किया, तो उसके लिए थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। चलिए फिर बाद में मिलते हैं।